नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। वही शानदार सी फिर एक सीरीज, आपकी सीरीज की एक और क्लास जबरदस्त। आप सभी जानते हैं कि अभ्यास सीरीज हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आज हम पहुंच गए कौन सी क्लास पर? 9th नंबर की क्लास पर। देखिए धीरे धीरे आपके ऊपर क्लासेस का बटन बढ़ता चला जाएगा। हम सिंपली आपको बताते हैं कि आप छोटी छोटी क्लासेस है, डेली की डेली करते रहिए इनको क्लासेस को। अदरवाइज ये 10, 15, 20, 25 क्लास होते हैं ना, फिर सोचोगे करें ना करें, कंफ्यूजन में आओगे। इसीलिए बेस्ट तरीका है अपना, अभी केवल 9 क्लासेस हुई है, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी अच्छे से अपना उन क्लासेस को कीजिए और आगे अपनी सीरीज को लगातार आगे बढ़ाइए। देखिए सामान्य अध्ययन हर एग्जाम में आने वाली है, सभी के सभी जितने भी आपके एग्जाम में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्लास की इस सीरीज की सबसे अच्छी बात पता है क्या? कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके, चाहे वो एसएससी हो चाहे किसी भी एग्जाम में आपके डिफेंस के कोई से भी एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जब आ चुके हैं ना, तो आने भी हैं भी ऐसे क्वेश्चंस के आगे भी लगातार आते रहेंगे। तो आप जरा इन क्लासेस को कर लें अच्छे से। और हमने भी ठान ली कि भाई साहब जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे ही ना हम इसको। वही हमारे माननीय दशरथ मांझी जी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही हमारा है कि सामान्य अध्ययन साइंस इस तरीके से कि हमने आगे आगे चल के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितने भी होंगे हम लगातार इन क्लासेस को करते चलेंगे। आप ध्यान दें सभी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बताएंगे जरा कितने रुपए के लिए रखेंगे इसको। चलिए केबीसी खेलते हैं, करेंगे जरा अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि। कह रहा है कि भाई जो पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, जब गर्मियां चल रही हैं बरसात आएगी, सर्दियां आएंगी, फिर जाके वापस से गर्मियां आ जाएंगी, ये किस किस तरीके से होता है, ये होता क्यों है? तो देखिएगा जरा क्यों होता है। सिंपल सी बात, ये कह रहा है पृथ्वी तल सूर्य के मध्य की दूरी निरंतर बदलती रहती है। पृथ्वी की दूरी समतल कक्षा के संदर्भ में उन्नत होती है। घूर्णन अक्ष समतल कक्षा के लंबवत होता है, या पृथ्वी की घूर्णन अक्ष समतल कक्षा के समांतर नहीं। सिंपल कह रहा है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है ना, वो निरंतर बदलती रहती है। क्यों बदलती है देखिएगा जरा आप, बड़ी एक शानदार सी इमेज आपको समझाएगी। देखिए ये आपका सूर्य का और पृथ्वी का परिक्रमण पथ दिखाया हुआ है हमें, आराम से आप देखेंगे ध्यान से। तो ये पृथ्वी का और सूर्य का परिक्रमण पथ है, मतलब पृथ्वी एक राउंड इसको लगाने में ही पूरा का पूरा 1 वर्ष लगाती है, या जिसको आप लोग याद करते हो कितने, लगभग 365 और 366 डेज लगाती है। यही कहलाता है पृथ्वी का परिक्रमण काल, है ना। और सिंपल सी चीज ये है कि पृथ्वी लगातार अपनी पोजीशन को बदलती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ साल भर मौसम में परिवर्तन या ऋतुओं में परिवर्तन आता रहता है। तो ये आता है पृथ्वी के परिक्रमण से या रिवोल्यूशन से, ठीक है। आप सभी याद रखें। चलिए क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी, देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि है। सिंपल है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों तरफ सबसे जल्दी घूम जाता है या सबसे कम समय में घूम जाता है। और परिक्रमण का मतलब सिंपल होता है, देखिए आप याद रखेंगे सभी, ये होता है ग्रह का परिक्रमण काल। यदि ये सूर्य है और ये ग्रह है, तो आप सभी याद रखें कि ग्रह का सूर्य के चारों तरफ घूमना जो होता है ना, इसी क्रिया को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन या परिक्रमण। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन या परिक्रमण, ठीक है। तो आप सभी याद रखेंगे अच्छे से। और ये कह रहा है कि अल्पतम है, तो जाहिर सी बात है अल्पतम होगा किसका? जो सूर्य के सबसे निकट होगा। केपलर महोदय कह गए थे, आपने देखा हो ना केपलर के नियम। केपलर महाशय ने ये तो बताया था कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध, सॉरी सूर्य का ग्रहों के साथ क्या संबंध। तो ग्रहों की स्थिति सूर्य के साथ ही केपलर ने कुछ बातों में बताई थी, और इन्हीं बातों को बोलते हैं हम क्या? केपलर के नियम। क्या बोलते हैं? केपलर के नियम। और वो नियम कितने थे? 3। उस 3 नियमों के अंदर जो तीसरा नियम था, वो तीसरा नियम यही था कि जो जितना पास होगा वो उतनी ही जल्दी रास्ता पूरा कर लेगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना ही अधिक समय लेगा। इसीलिए जो मरकरी या जिसको हम कहते हैं बुध, वो सबसे जल्दी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा देता है। लगभग कितने दिन में? 88 पृथ्वी के दिवस जो होते हैं इसमें पूरा कर देता है। वहीं अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं नेपच्यून या वरुण की, और वरुण करता है 165 साल में। आई बात समझ में? कितने? 165 साल में एक चक्कर। पृथ्वी के 165 साल वरुण ग्रह की 1 साल के बराबर होते हैं। और वहीं बात करें किसके? बुध पे होते हैं 88 दिन मात्र। तो जो पास होगा वो जल्दी करेगा, आप आराम से कर पाएंगे। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा इसका? सिंपली आंसर होगा हमारा बुध या मरकरी, ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्या है क्वेश्चन हमारा,
सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखिए हमेशा याद रखना, जो भी सूर्य या फिर तारा होगा, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है, तारा के किसी भी तारे के अंदर एक गैस पाई जाती है जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक नई गैस बनाते हैं जिसे हम हीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम। और इस हीलियम के बनने के साथ साथ कुछ ऊर्जा हमारी निकलती है बाहर, और यही ऊर्जा सूर्य का प्रकाश है। यही ऊर्जा सूर्य का प्रकाश है। हमेशा याद रखें, जब हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं, मिलने से होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए धुरी पर घूमने का मतलब क्या है? सिंपली यहाँ पे देखिएगा आप, ये अर्थ है और ये अर्थ का रोटेशन हो जाएगा। ये अगर मैं मानूं ये मेन एक्सिस होगी हमारी, ये वाली, और इसी पर होती है ये वाली एक हमारी टिल्टेड, जिस पर 23.5 डिग्री झुके होते हैं, उस पर जो घूमना होता है ना, उसको हम बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? रोटेशन, या उसी को हम घूर्णन काल बोलते हैं। और जो ये घूर्णन काल होता है कितना होता है? लगभग 24 घंटे के बराबर। कितना? लगभग 24 घंटे के बराबर। 24 घंटे से कम होता है। हमें हमेशा याद रखें कि ये 24 घंटे से कम होता है। कितना होता है फिर? 23 घंटे 56 मिनट और आपकी 4 सेकंड लगभग। ठीक है, आप सभी याद रखें, एक्यूरेट 24 घंटे नहीं होता। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? देखिए मॉर्निंग स्टार हो, चाहे इवनिंग स्टार हो, चाहे इवनिंग स्टार हो, चाहे सांझ का तारा हो, चाहे भोर का तारा हो, हिंदी में सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, चाहे हमारे पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह हो, चाहे हमारे आपके सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह हो, चाहे पृथ्वी की जुड़वा बहन हो। देखिए कितने क्वेश्चन है। चाहे पृथ्वी की जुड़वा बहन हो, चाहे पृथ्वी की सौतन हो। क्या भाई? सौतन ये भी कहता है, याद रखना। ठीक है, ये सभी नाम एक ही ग्रह को दिए गए हैं, जो है हमारा उपग्रह, सॉरी क्या, शुक्र। कौन सा? शुक्र, या हम कहते हैं इसको वीनस, है ना भाई? वीनस आप सभी याद रखेंगे, वीनस को ही कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओरियन तारामंडल का नाम क्या होता है? देखिए सबसे पहले तारामंडल क्या होता है? तो तारों का जो समूह होते हैं ना, जो आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, उसे तारामंडल कहते हैं। उसमें हमारे पास एक है हमारी आकाशगंगा के अंदर, वो है ओरियन के नाम से। और एक्चुअल में क्या है ना, उसकी स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ी कैसे शिकारी जैसी है। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप देखें लगता है कि कोई शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लिए वो खड़ा हुआ है और शिकार कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हंटर तारामंडल। क्या बोलते हैं? हंटर तारामंडल। इसका निक नेम है क्या? हंटर तारामंडल। आप सब याद रखें, तो ओरियन का ही नाम है क्या? हंटर तारामंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें जरा, करेंगे आप लोग, आप भी करते चलिए, क्लासेस का बताइए ना आप कैसे लगते हैं। जबरदस्त है ना, लगातार आप सामान्य अध्ययन निपटाएंगे ऐसे, हम सभी करते चलेंगे। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ ऐसे ही, बस आप अपने ऊपर क्लासेस का लोड ना ले, छोटी छोटी क्लासेस है, लगातार करते चले बस। देखिएगा सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? जस्ट अभी आपको फोटो दिखाया था और आप आंसर खुद लगा लेंगे इसका, जल्दी से लगाइए और एकदम कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है इसका आंसर। सौर परिवार में सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? क्लास के शुरुआत में मैंने ये आंसर बताया है और आप सभी कमेंट में बताएंगे, मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा कि कौन कौन मुझे आंसर देता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिएगा, अगर जिसने भी क्लास नंबर 8 करी है वो क्वेश्चन नंबर 8 भी निपटा देगा। क्लास नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 8। अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता, कोई भी धूल के कण नहीं होते, और जब धूल के कण नहीं होते ना तो सूर्य का प्रकाश फैलता भी नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश फैलता नहीं है तो कोई कलर भी डिसाइड नहीं कर पाता, तो सिंपली उन्हें दिखता है हमारा आकाश काला। कैसा? काला या फिर ब्लैक कलर का। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी तारे की दूरी मापने के लिए उचित इकाई क्या है? अगर आप किसी तारे की दूरी मापना चाहते हो ना तो हमेशा याद रखें, देखो कंफ्यूजिंग है, प्रकाश वर्ष, क्या लाइट ईयर। अगर शुरुआत की क्लास करके आए हो तो ये भी आंसर आप लगा दोगे। प्रकाश वर्ष से ही नापते हम क्या? दो तारों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये दूरी का मात्रक है, इंपॉर्टेंट, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, है ना। आंतरिक कौन से ग्रह कहलाते हैं इसको आप समझेंगे इस फोटो से। देखिए हमेशा याद रखना
कि आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अगर बात करूं इन चारों की, तो ये चारों अंदर के हैं, इनको बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, और जो ये बाहर है इन्हें बोलते हैं हम बाहरी ग्रह। ये वाले कौन कौन से? पृथ्वी, सॉरी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाहरी उपग्रह ग्रह कहे जाते हैं। तो आप ग्रुप में जरा देखें क्या क्या पूछा हमसे, ध्यान देंगे सभी। हमसे पूछा कि कौन हो सकते हैं, भाई देखो, बुध भी होगा, शुक्र भी होगा, पृथ्वी है, मंगल है, और यही समूह क्या है हमारा? आंतरिक ग्रह। क्या है भाई? ये आंतरिक ग्रह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आए हम किस पे? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? भाई साहब बदलता हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 23 स्टार में इस पे लगाऊंगा, आप भी लिख लें। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है? तो आज आंसर होगा आपका शनि। अब से पहले आप लोग पढ़ते आए थे क्या? बृहस्पति, अब हो गया शनि। कितने हो गए? अभी रिसेंटली प्रमाणित हुआ है कि 146 उपग्रह हैं किसके पास? आपके शनि के पास, याद रखेंगे। और बृहस्पति के पास प्रमाणित हो गए कितने? 95। कितने? 95। इसके पास है 27 और इसके पास है 14 उपग्रह, ठीक है। तो याद रखेंगे मैक्सिमम किसके पास है? शनि के पास। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत क्या क्या व्याख्या करता है? देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? ये बताती है हमारा किसका? ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड का फैलाव, जो हमें दी गई थी किसके? जॉर्ज लेमेंथर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंथर के द्वारा, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये है हमारी क्या? बिग बैंग थ्योरी की एक छोटे से इमेज में आप देखें ध्यान से। बताया गया कि आज से लगभग 13 से 14 बिलियन साल पहले एक ब्लास्ट हुआ। एक सब चीज एक ही बॉडी के अंदर थे, जिसको सिंगुलैरिटी कहा गया था। उस सिंगुलैरिटी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट या उस विस्फोट के द्वारा, ब्लास्ट क्या कहेंगे हम तो विस्फोट कहेंगे, महाविस्फोट कहते हैं इसको। तो महाविस्फोट होने से ये सारे के सारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई। और आज जो आप देखते हैं सारी आकाश गंगाएं, ये सब इसी का पार्ट है, इस सिंगुलैरिटी का। और आज देखा जाए तो ये सब एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ये इमेज बताती है कि कहाँ एक बिंदु पर थे और आज बहुत बड़े आकार में ये सब चीजें फैल गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये सब आकाश गंगाएं हैं, सारी की सारी ये आकाश गंगाएं हैं। ऐसी लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हमारी मतलब हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, ठीक है। सभी याद रखेंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक आपका अर्धचालक है? इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो आप याद रखेंगे, दो जो आपका होता है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो होती है हमारी, एक तो सिलिकॉन, ठीक है, और एक होती है जर्मेनियम। जो दो होती है ना, इन्हें कहा जाता है कि आपका अर्धचालक, इन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म पूछिए, बताइए जरा जल्दी से बताइए क्या होगी एलसीडी की फुल फॉर्म? एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। वहीं आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अच्छे से कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम। एग्जाम में जिसने एग्जाम वगैरह दिए हैं उसको पता भी है, जो आप देने जाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अच्छे से करते चले। अगर क्लास पसंद आती ना तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आप सब अभ्यास सीरीज को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। जरा ध्यान से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है एलईडी की फुल फॉर्म। ये आपकी जो एलईडी की फुल फॉर्म होती है ना, एलईडी काम करती है हमारा प्रकाश को इमिट करने का। जो एलईडी होती है ना, वो प्रकाश उत्सर्जक होती है। क्या होती है? प्रकाश उत्सर्जक होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं भाई? लाइट एमिटिंग डायोड। ये था आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्लास जरूर बताइए। लगातार हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार से हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।